हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करेंगे। देखो, इससे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ चुके हैं और सेल के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी। पूरी तरह से कोशिका के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका को डिस्कस करने से पहले एक बार आप इन स्ट्रक्चर जो बनाए हैं स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, मतलब जंतु कोशिका का, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, मतलब पादप कोशिका का। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों को एक साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे और इनके अंदर जो जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग वो सारी चीज़ें हैं जो आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्जिकाए। तो ये सारे क्या हैं, इसके ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं, या इसके अवयव बोल सकते हैं। तो इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन सभी का यूकैरियोटिक कोशिका में क्या फंक्शन होता है। तो चलिए यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है, देखो, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो देखो, हमने बात की थी हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। देखो, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पर पाई जाएगी। देखो भैया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है हमने वो पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया, वायरस और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो कहाँ पाई जाएगी? बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया, वायरस और नील हरित शैवाल। तो देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब बैक्टीरिया, वायरस और नील हरित शैवाल, इन तीनों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो अब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो हम कहेंगे बैक्टीरिया, वायरस और नील हरित शैवाल को छोड़कर हर जगह यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसमें यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती। तो मतलब चार ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। अगर इन तीन में से हमें कोई भी ऑप्शन दिखता है तो हम उसको बता देंगे कि इनमें यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। इसमें हम ये अगर नोट करना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इन तीनों के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या होता है? पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा। कैसा? पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। देखिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये जो आपको ये भाग दिख रहा है, ये मैंने दोहरी झिल्ली से जो बनाया है, ये इतना जो भाग है ये क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसमें ये वाला भाग, ये जो इतने भाग को घेरे हुए है, इसी को बोलते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है पूरी तरह से विकसित केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। ये इसमें एक डिफरेंस भी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इसके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है।
मतलब क्या होता है कि डबल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा होगा, जिसको हम केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये देखो केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये केंद्र के बाहरों ओर ये डबल जो लाइनिंग लगी है इसी को बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। ये जो डबल लाइन जो लगी है इस केंद्र को घेरे हुए है इसी को बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या और ये डबल होती है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, और बात करते हैं, देखो कोशिका, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, मतलब कोशिकांग पाए जाते हैं, और जो क्या होते हैं कि एक पूरी की पूरी एक कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं, या जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने नाम भी दिया है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये पूरे के पूरे कोशिकांग मतलब जैसे कि ये गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइबोसोम्स, तारककाय, सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं, इन सभी को हम कोशिकांग बोलते हैं, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनेल्स बोल सकते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सारे के सारे एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और ये जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, एक द्रव्य के बीच में पाए जाते हैं। तो कोई छोटे छोटे आपको डॉट से दिख रहे होंगे, इस पूरे मतलब झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, साइटोप्लाज्मा में तरल पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। और अब जो ये न्यूक्लियस है, ये जो केंद्रक है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होगा उसको हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा के दो टाइप्स हैं, जिसको हम पहले ही प्रोटोप्लाज्मा वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, और इसके अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। ये भी इनके चारों ओर भी क्या मिलता है, आवरण मिलता है, ये भी झिल्ली से घिरे होते हैं। तो ये तो इसकी बेसिक थी कि भाई यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाया जाएगा, कहाँ नहीं पाया जाएगा, और ये किस तरह का होता है। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अब हम 1 बाय 1 इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं देखिए, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं बाहरी आवरण को ही ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें बाहरी आवरण को ही ले लेते हैं। आप एक बार आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका, ये प्लांट सेल है, पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि इसके बाहर एक ही लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। लेकिन ये जो प्लांट सेल है, मतलब जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है, पौधों की कोशिका में जो पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, और बाहर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल भी बोलते हैं, सेल वॉल। तो प्लांट सेल में याद रखना, सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, और उसके अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। लेकिन प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, सेल वॉल को। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका भित्ति, सबसे पहले तो इसमें यही पॉइंट रहेगा, कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में सेल वॉल सिर्फ केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी। ओनली कहाँ पाई जाएगी, प्लांट सेल में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इसका बात करेंगे। देखो, जो कोशिका भित्ति होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
कि कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अब यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सेल्यूलोज किस तरह का पदार्थ होता है। देखिए सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ होता है। जटिल मतलब क्या, जिस तरह के टफ पदार्थ बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज जटिल पदार्थ होता है और ये जो जटिल पदार्थ होता है ये पूरे कोशिका को, मतलब झिल्ली के बाहर पाया जाता है और पूरी कोशिका को घेरे रहता है। और जब जटिल पदार्थ है तो इसको क्या करेगा, बाहर से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। एक तो इसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, बाहर से इसको बचाए रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरा इसको क्या प्रदान करता है, इसको यांत्रिक सहारा प्रोवाइड करता है। यांत्रिक सहारा क्या मतलब, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे मैं कहते हैं ना कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, तो बोल सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करता है। और एक ये इसको क्या करता है, निश्चित रूप देता है, निश्चित रूप। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ये इसको क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये इसको क्या करता है, वेल डिफाइन जो शेप है वो इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सिंपल सी हमें बात याद रखनी है, कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जिसको बाहरी आघात से बचा कर रखता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, इसको यांत्रिक सहारा प्रोवाइड करता है और इसको क्या करता है, एक निश्चित आकार देता है, ठीक है, एक निश्चित रूप देता है। कौन, सेल्यूलोज, ठीक है। अब सेल वॉल की बात करें कि सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है इसकी खोज की किसने थी। देखो सबसे पहले हमने बात की थी कि जब हमने सेल पढ़ा था कि भैया सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सेल वॉल के बारे में अगर आ जाए कि सेल वॉल की खोज किसने की, तो सेल वॉल की खोज भी हम किसके नाम से देंगे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, है ना, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, तो तभी इस कोशिका भित्ति की भी खोज हुई थी। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सेल वॉल के बाद यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर सेल वॉल के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा। देखो सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो जितने भी कोशिकाएं, ये बाहर की जो लेयर दिखाई दे रही है यही है कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसमें सेल वॉल, कोशिका भित्ति के अंदर का जो भाग है यही है कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस में, सॉरी सेल, यहीं पर कहीं हमने इसको नाम दिया होगा, ये दिया है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, ये बाहर का जो ये वाली लेयर है इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका जो कला है ये दोनों के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। पादप और जंतु, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में मिलेगी। प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, किसने इसको डिस्कवर किया, इसको सिंगर एंड निकलसन ने। कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी, सिंगर एंड निकलसन ने कोशिका झिल्ली की खोज की, ठीक है। कोशिका झिल्ली की अगर पूछा जाए कि इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो भैया ये होती है 75 एंगलस्ट्रॉम से लेकर 105 एंगलस्ट्रॉम तक होती है। एंगलस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 को ही बोलते हैं एंगलस्ट्रॉम। तो इसकी ये क्या होती है, मोटाई इसकी कितनी होती है। तो कोशिका झिल्ली की मोटाई 75 एंगलस्ट्रॉम से लेकर 105 एंगलस्ट्रॉम तक होती है। अब बात की जाती है कि कोशिका झिल्ली जो है इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पराग में या अर्ध पराग में झिल्ली भी बोला जाता है। अब ये पॉइंट नोट करने वाला है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पराग में झिल्ली क्या होती है। देखो भैया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पराग में झिल्ली वो होती है, देखो ये इस तरह की झिल्ली होती है। अगर मैं बात करूँ इस तरह की, तो ये इस तरह से पास प्रोवाइड करती है बाहर आने जाना का, मतलब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे गैप होते हैं जिनसे होकर कोई पदार्थ बाहर भी जा सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या ये कह सकते हैं कि भाई ये इस तरह की मेम्ब्रेन, इस तरह की झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर से कुछ पदार्थ को बाहर जाने देती है और कुछ पदार्थ को बाहर से अंदर आने देती है। लेकिन सभी पदार्थ कोशिका से बाहर नहीं जा सकते, कुछ ही चुनिंदा या चुने हुए पदार्थ या चुने हुए चीज़ें ही कोशिका से बाहर जा सकती हैं। तो इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली भी बोला जाता है। चयनात्मक झिल्ली मतलब सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक झिल्ली बोला जाता है क्योंकि कुछ ही चीज़ों को चुनकर अपने से बाहर जाने देती है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इसको खोज किसने की, ठीक है, थिकनेस कितनी होती है और सेमी परमेबल क्या होता है, सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है। अब देखो, जो कोशिका झिल्ली होती है ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो भैया फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो हम बात कर सकते हैं कि कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, रेलवे के अंदर भी कई बार पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है। तो हमने जान लिया कोशिका झिल्ली दोनों सेल्स के अंदर पाई जाती है और ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो, टफ नहीं है ये चीज़ें, बहुत ही आसान है। आप इनको एक दो बार रिवाइज करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने कोशिका झिल्ली की बात कर ली, कोशिका भित्ति की बात कर ली। अब हम इसमें बात करते हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम तारककाय। ये देखिए, ये जो आपको छोटी छोटी गोल अंडाकार संरचनाएं दिख रही हैं इन्हीं को बोलते हैं सेंट्रोसोम या तारककाय। सेंट्रोसोम या तारककाय। देखो, सेंट्रोसोम क्या है, ये गोल या फिर बोल सकते हैं अंडाकार एक या दो कण की क्या होती है, संरचना होती है। देखो, एक या दो कण या से ज़्यादा कण भी हो सकते हैं, वो एक या दो कण की एक कहीं पर संरचना मिलती है, गोल और अंडाकार कण पाए जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, तारककाय बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम की अगर खोज की जाए, सेंट्रोसोम की खोज किसने की, सेंट्रोसोम की खोज बेबरी ने की। सेंट्रोसोम की खोज बेबरी ने की। और सेंट्रोसोम का जो मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, कोशिका का जो विभाजन होता है, एक कोशिका से जब आगे कोशिकाएं बनती हैं, दो कोशिकाएं बनती हैं या कोशिका का विभाजन होता है, तो ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। यह कोशिका विभाजन में, तो कोशिका विभाजन में क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है, इसको कोशिका का लोकोमोटिव ऑर्गेनेल्स भी बोला जाता है। अब हमने बात कर ली सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम के हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो सेंट्रोसोम के बाद बात करेंगे ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, अंत परद्रव्य जालिका या अंतर्द्रव्य जालिका बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है।
ये दोनों कोशिका के अंदर पाए जाएंगे, प्लांट कोशिका में भी, एनिमल कोशिका और प्लांट कोशिका दोनों कोशिका के अंदर पाए जाएंगी। ये देखिए, यह है अंत प्रद्रव्य जालिका। ये क्या होती है कि ये केंद्रक से शुरू होती है और केंद्रक से शुरू होकर ये कोशिका के अंदर फैली होती है, और कई बार क्या होता है कि ये केंद्रक से शुरू होकर कोशिका झिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो कई बार पूछा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या इसका विस्तार केंद्रक से होकर कोशिका झिल्ली तक भी पाया जाता है? बिल्कुल, इसका विस्तार कोशिका झिल्ली तक भी पाया जाता है। अब ER की बात कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंत द्रव्य जालिका या अंत प्रद्रव्य जालिका, देखिए भैया जैसा इसका नाम है ना, बिल्कुल है भी वैसे ही। अंत द्रव्य जालिका हमने इसको बोला है, तो अंत द्रव्य जालिका से ही पता चल रहा है ये बिल्कुल जाल की तरह होती है। ये क्या होती है? ये सूक्ष्म होती है, यह सूक्ष्म होती है। और कैसी होती है? शाखित होती है। सूक्ष्म होंगी, शाखित होंगी, और क्या होती है कि अनियमित नलिकाएं होती हैं। अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल होता है। क्या होता है? अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल होता है। तो क्या होती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये क्या होती है? फाइन होंगी, ब्रांचेस के रूप में होंगी, जैसे एक पेड़ की टहनियाँ निकली होती हैं बिल्कुल वैसी होंगी। अनियमित नलिकाएं होंगी, मतलब पाइप की तरह होती हैं। ठीक है, जिस तरह ये पाइप हो गया और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और घना जाल होता है, मतलब पूरे जाल की तरह क्या होते हैं? कोशिका के अंदर फैली होती हैं। ठीक है, अब अंत प्रद्रव्य जालिका हमने बात कर लिया किस तरह की होती है, और इसके निर्माण की बात करते हैं। ये किस चीज़ की बनी होती है? ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है अंत प्रद्रव्य जालिका। अब देखिए, अंत प्रद्रव्य जालिका भी दो तरह की होती है। अंत प्रद्रव्य जो जालिका है ये भी दो तरह की होती है। चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होंगी, चिकनी होंगी और खुरदुरी होंगी। ठीक है, चिकनी किस तरह से होंगी? देखो भैया, यहाँ पे जब ये न्यूक्लियस केंद्रक से शुरू होती हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी डॉट डॉट नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, वेरी फाइन है। ठीक है, लेकिन जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे डॉट डॉट पाए जाते हैं। वास्तव में ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स के कण हैं जो क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स जुड़े होंगे हम उनको बोलेंगे खुरदुरी अंत प्रद्रव्य जालिका, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके साथ राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि खुरदुरी कौन सी होती है? जिनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और चिकनी कौन सी होती है? जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये दो पॉइंट इसके बारे में क्लियर हो गए। आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका होती हैं ये लिपिड का स्त्राव करती हैं। किस चीज़ का? लिपिड का। कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती हैं ये प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ये प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का स्त्राव करती है। और अगर ये इनके संश्लेषण की बात आए तो ये वसा और कैल्स्ट्रॉल का संश्लेषण करती है। ठीक है,
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का स्त्राव करेंगी और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का संश्लेषण करेंगी। अच्छा, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती क्यों है? क्योंकि भैया इसके अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है। और तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, राइबोसोम्स प्रोटीन प्रोटीन राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स प्रोटीन प्रोटीन राइबोसोम्स, जहाँ राइबोसोम्स है वहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा ही होगा। तो राइबोसोम्स जहाँ है तो वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होगा, इसलिए प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, भैया ये लिपिड का स्त्राव भी कर रही है और प्रोटीन का संश्लेषण भी कर रही है। जब ये लिपिड भी बना रही है, प्रोटीन भी बना रही है, तो जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। जब दो कोशिकाएं बनती हैं तो उनकी भैया जो कोशिका झिल्ली है उसका भी निर्माण होगा। और जो कोशिका झिल्ली का निर्माण होगा, हमने कहा था कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो जब फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और देखो यहाँ से लिपिड का भी स्त्राव हो रहा है, प्रोटीन संश्लेषण भी हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी भाग लेती हैं। जब कोशिका झिल्ली का निर्माण होगा उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसमें भाग लेंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में क्या करती हैं, सहायता करती है। ठीक है, तो और इनका एक और फंक्शन है। देखो ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये केंद्रक से जुड़ी हुई होती है और बाहर मैंने कहा कि ये सेल जो मेम्ब्रेन होती है कोशिका झिल्ली इस तक फैली होती है। और देखो ये क्या करती है कि इससे छिद्र होते हैं, बहुत सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, छिद्र होते हैं। और इन छिद्र से जैसे मान लो ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ। तो वो डीएनए अगर उसको बाहर जाना है, कोशिका द्रव्य में आना है, तो वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर ही केंद्रक से होते हुए कोशिका द्रव्य में आएगा। तो इस तरह से एक पाथ प्रोवाइड करती है, एक रास्ता प्रोवाइड करती है डीएनए को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आने के लिए। तो ये भी एक इनका फंक्शन है। तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। देखो हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ली, इनके फंक्शन की बात कर ली। आई थिंक जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं वो ही डिस्कस कर रहा हूँ और यही इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं राइबोसोम्स की। देखो राइबोसोम्स जो है यहाँ पर देखिए हमने बात था कि भाई ये रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इनके ऊपर भी राइबोसोम्स पाया जाता है। और जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में भी राइबोसोम्स इधर उधर बिखरा होता है और कहीं पर गुच्छों के रूप में भी पाया जाता है। देखो जैसे ये गुच्छे हैं ये राइबोसोम्स के गुच्छे हैं और ये दोनों में मिलता है। प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा। देखो प्लांट सेल में भी क्या पाया जाएगा, राइबोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, और एनिमल सेल में भी क्या पाया जाएगा, राइबोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, अगर राइबोसोम्स की खोज की बात करते हैं कि भैया राइबोसोम्स की खोज किसने की। देखो सबसे पहले जो इसको खोजा पादप के अंदर देखा गया, सबसे पहले इसको पादप के अंदर देखा गया 1953 ईस्वी में। सबसे पहले इसको 1953 ईस्वी में पादप के अंदर देखा, मतलब प्लांट सेल के अंदर देखा। और देखा किसने, रॉबिन्सन और ब्राउन ने। सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको सबसे पहले इसको कहाँ पर देखा, पादप कोशिका के अंदर देखा। फिर इसके बाद पैलेड ने इसको कहाँ देखा, जंतु कोशिका में देखा। जंतु कोशिका एनिमल सेल के अंदर पैलेड ने देखा। इसने इसको 1955 ईस्वी में खोजा। 1955 ईस्वी में पैलेड ने जंतु कोशिका में देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, एग्जाम में पैलेड वाला ही पूछा जाता है, जंतु वाला। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको नामकरण नहीं किया। राइबोसोम्स इन्होंने खोजा जरूर, इसने पादप में देखा, इन्होंने जंतु में देखा, लेकिन उन्होंने इसको राइबोसोम्स नाम नहीं दिया। अगर हम नामकरण की बात करते हैं, अगर हम इसके नामकरण की बात करते हैं
तो इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण करा था रॉबर्ट ने। इसका नामकरण किया रॉबर्ट ने, ये 1958 ईस्वी में किया। नामकरण किया रॉबर्ट ने 1958 ईस्वी में। देखो भैया, मैंने आपको कहा राइबोसोम्स कैसे मिलता है। राइबोसोम्स या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर मिलता है, या फिर ये कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर इधर उधर बिखरा मिलता है, या फिर गुच्छों के रूप में मिलता है। और जो गुच्छों के रूप में मिलता है इसको पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम बोला जाता है। जब ये गुच्छे के रूप में मिलेगा, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम, ठीक है। तो पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम इसको बोला जाएगा, किसको? राइबोसोम्स को, ठीक है। अब राइबोसोम्स की हमने खोज की बात भी कर ली। राइबोसोम्स के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि भैया ये किस चीज़ का बना होता है। राइबोसोम्स है, ये बना किस चीज़ का होता है? तो देखिए भैया, ये प्रोटीन और आरएनए की संरचना होती है। यह प्रोटीन और आरएनए की संरचना होती है राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मैंने कहा था आपको राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका के अंदर राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये क्या है? इसको प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसको राइबोसोम्स का प्रोटीन स्थल भी बोल सकते हैं, प्रोटीन स्थल भी बोल सकते हैं। या फिर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को ही बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे तो भैया राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन का निर्माण करना, यही इससे पूछा जाता है। राइबोसोम्स की खोज जंतु कोशिका में पॉलेड ने की और पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने की, और नामकरण इसका रॉबर्ट ने किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज किलोकर ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? सबसे पहले अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा, तो भैया कहेंगे किलोकर ने। किलोकर ने इसको, जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उसकी जो थाई की जो मांसपेशियां होती हैं, उन्हीं मांसपेशियों में किलोकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करा था? देखा था, ठीक है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को इसने देखा, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी जो खोज की वो अल्टमैन ने की। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, मोस्टली यही पूछा जाता है और यही ऑप्शन दिया होता है अल्टमैन। किलोकर ज़्यादातर नाम नहीं होता और कभी भी दोनों साथ में नहीं होंगे, या तो किलोकर होगा या अल्टमैन होगा। तो पूर्ण रूप से इसकी जो खोज की, पूर्ण रूप से खोज की वो किसने की? अल्टमैन ने की। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, देखो अल्टमैन ने इसकी खोज तो जरूर की, पर अल्टमैन ने इसको नामकरण नहीं किया। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको नाम है, वो इसको बेंडा ने दिया। ठीक है, बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका के अंदर फंक्शन क्या है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है।
मतलब जैसे हमारे अंदर फेफड़े हैं, फेफड़ों से हम सांस लेते हैं, इसी तरह कोशिका के फेफड़े माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक श्वसन स्थल है कोशिका का, ठीक है। तो रिस्पायरेशन करता है, श्वसन करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की हमने खोज की बात की, श्वसन स्थल है, और दूसरा ये क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, केमिकल एनर्जी जनरेट करता है कोशिका के अंदर। कैसे, देखो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जितने भी इसके अंदर क्या होते हैं कि ऊर्जा युक्त जितने भी इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, उनका ऑक्सीकरण होता है, और उनसे ऑक्सीकरण होकर उनसे क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, उनसे केमिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। और केमिकल एनर्जी किस रूप में उत्पन्न करता है, ये एटीडी के रूप में। एटीडी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करता है, एनर्जी उत्पन्न करता है, ठीक है, सॉरी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करेगा, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, और ये इसका श्वसन स्थल है। एटीपी के रूप में करेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में करेगा। तो हमने कहा किस रूप में करेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। ये क्रेब्स चक्र है, जब क्रेब्स चक्र की बात करेंगे आगे पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको कोशिका का क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा स्थल भी बोला जाएगा या पावर हाउस भी बोला जाएगा, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा स्थल किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। या फिर इंजन भी पूछ लिया जाता है, कोशिका का इंजन किसे बोलते हैं, कोशिका का जो इंजन है भैया वो भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका को ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ये नहीं कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर मिलेगा, देखो माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक से भी अधिक कई माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर, मतलब काफ़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। जिस कोशिका को जितनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करनी होती है, उस कोशिका को उसके कार्य के अकॉर्डिंग उसमें उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब तो हम कह सकते हैं कि जो मेन पावर है ना भैया, जो पावर हाउस, जिस तरह हमारे यहाँ बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, और हमें पावर हाउस जो है ऊर्जा जो देता है, वो पावर हाउस इसका भी पूरी कोशिका भैया, इस पूरे मोहल्ले की एक ये पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पूरे को ऊर्जा देता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ और पॉइंट है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जैसे देखो केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए पाया जाएगा, मतलब कोशिका क्या पाया जाएगा, अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है या कोशिकांग है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, तो मतलब इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ भी क्या होता है, उपस्थित होता है। इसलिए इसको कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि कोशिका के अंदर कोशिका किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाएगा कोशिका के अंदर कोशिका। कोशिका के अंदर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाएगा, ठीक है। यह सेल विद इन द सेल किसको बोला जाएगा, सेल विद इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, पावर हाउस है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वास्तव में जो पूरी तरह से खोज की वो अल्टमैन ने की, बेंदा ने इसको नामकरण किया, ठीक है। वैसे किलोकर ने इसको सबसे पहले देखा था, लेकिन अल्टमैन ही नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो हमने अंतःपर्दव्य जालिका की बात की, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की, सेंट्रोसोम की बात की,
माइटोकॉन्ड्रिया की बात की और सेल वॉल की बात की, सेल मेम्ब्रेन की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि अभी न्यूक्लियस रह गया, लाइसोसोम्स रह गया, वैक्यूल रह गया, तो नेक्स्ट वीडियो में गोल्जी काय रह गया, इन सभी को डीपली एक्सप्लेन करेंगे, मतलब जितना हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।